के अंदर जो भी चेंजेस हुए थे 1830 से लेके 1848 तक, उस दौरान की जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं उस सब के बारे में इस लेसन में दिया हुआ है। तो बहुत सारे इसमें शब्द हैं जो आप लोगों ने शायद नहीं जिनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम उन शब्दों को जान लेते हैं जिससे कि इस लेसन को पढ़ने में हमको थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है नए शब्दों में निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद का मतलब होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई राजा ही हो, कोई भी शासन व्यवस्था हो सकती है, वो सैनिक व्यवस्था भी हो सकती है, जिसके ऊपर की किसी और का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हम जब लोकतंत्र में देखते हैं तो लोकतंत्र में जो भी सरकार होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको सारे आंसर्स करने होते हैं जो भी वो काम कर रही होती है। लेकिन जब भी निरंकुश सरकार होगी तो उसका क्या होगा, वो किसी के लिए भी उत्तरदायी या आंसरेबल नहीं होगी। वो जो भी फैसले लेने होंगे उसको अपने आप ले सकती है और कोई भी उनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो ये सरकारें कैसी होती हैं, केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का मतलब होता है इनके पास ही सारी पावर होती है, किसी और के पास पावर नहीं दी जाती है, सारी पावर इन्हीं के अंदर पूरी तरीके से केंद्रित होती है। दूसरा ये होती है सैन्य बल पर आधारित, यानी कि इनकी जो जो भी ये काम करते हैं ये अपनी सेना के बल पर करते हैं। जितनी ज़्यादा पावर जिस सरकार के पास होती है सेना की, वो सरकार उतनी पावरफुल मानी जाती है। तो ये लोग अपनी सेना को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तीसरा, ये सरकारी दमनकारी सरकारें होती हैं, मतलब कि इनको अगर अपनी कोई भी बात मनवानी है तो ये दमन का या फिर बहुत सारे कानूनों के ज़रिए या इनको जेल में डाल के या कोई भी तरीके से पनिशमेंट दे के लोगों को अपनी बातें वो लोग मनवा सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, निरंकुशवाद। तो राजशाही में स्पेशली इस तरीके का निरंकुशवाद हम देखने को हमको मिलता है। अगला शब्द है कल्पनादर्श, जिसको हम यूटोपिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जो कि इतना आदर्श होता है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब हम बहुत सारी चीज़ें अपने समाज में हम अभी भी चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी ऐसा होना चाहिए जिसमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कई बार वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारा समाज है वो आदर्श बने, क्योंकि आदर्श बनेगा तो हम उसमें और ज़्यादा कंफर्टेबली रह पाएंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, इसमें एक चित्र दिया गया है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये चित्र बनाया है फ्रेडरिक सॉर्यू ने, जो कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे फ्रांस के। उन्होंने एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य का एक स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि दिखाई है। अब ये भी देखो स्वप्न राष्ट्र हैं, यानी कि ये भी एक तरीके का क्या उन्होंने यूटोपिया राष्ट्र की उन्होंने कल्पना की है और इस चित्र में दिखाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो झंडा हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये देखोगे कि ये फ्रांस का झंडा है। फ्रांस में सबसे पहले लोकतंत्र की अवधारणा का सबसे पहले उसमें प्रादुर्भाव हुआ था, सबसे पहले वहीं पर आया था। तो उसके बाद ही बाकी जो राष्ट्र थे वहाँ पर भी धीरे धीरे उन मूल्यों को इम्पॉर्टेंस दी जाने लगी। तो आप देखेंगे चित्र में बाकी सारे ये देखो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये सारे के सारे इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम देखेंगे ऊपर तो यहाँ पे इन्होंने अपने धर्म को, ईसाई धर्म को भी इन लोगों ने चित्र में दर्शाया है कि जो भी भगवान हैं, जो भी लॉर्ड हैं, वो भी उनकी सहायता कर रहे हैं और वो उन्हीं की ही मर्ज़ी है कि समाज में लोकतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं आगे। अब देखिए आप 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार है फ्रेडरिक सॉर्यू, जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसने इनमें से एक चित्र में क्या किया था, अपने सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में का ही ये एक चित्र है, जिसमें बाकी 3 चित्र अभी नहीं दिखाए गए हैं, बट एक में वो पूरी तरीके से हम उसके मन की भावनाओं को देख सकते हैं
कि वो चाहता है कि यूरोप और अमेरिका ये सभी लोग इस तरीके की शासन व्यवस्था को अपनाएं जिसमें कैसा हो, सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष इसमें एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। अब ये जो है, ये मूर्ति जो है, ये इन्होंने स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई हुई है और सभी इसकी वंदना कर रहे हैं, यानी कि इसको मान दे रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बहुत सारे कलाकार थे, वो भी यही चाहते थे कि जो भी कलाकार थे स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे। क्योंकि महिला का रूप हम इसलिए प्रदान करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो महिलाएं, हम ऐसा मानते हैं कि महिलाओं के अंदर दया की भावना, करुणा की भावना ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो चित्रकार थे यूरोप के, उन्होंने ऐसा दर्शाया है कि जितने भी देवियां हैं या प्रतिमाएं हैं वो महिला के रूप में हो। तो इन्होंने भी स्वतंत्रता की जो मूर्ति बनाई है वो महिला के रूप में ही बनाई है। और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि ज्ञानोदय की मशाल को हम इसमें पहचान सकते हैं, जिनके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसका अर्थ ये है कि एक तरफ वो चाहते हैं कि सबको ज्ञान मिले और दूसरी तरफ जो भी मनुष्य हैं उनको उनके अधिकार भी मिले। और क्या क्या अधिकार होते हैं जो हमारे ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारे संविधान में भी बताया गया है कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सबको अपनी शासन व्यवस्था चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जो भी बेसिक अधिकार है एक मानव होने के नाते, वो सभी अधिकारों का घोषणा पत्रों को इन्होंने इस चित्र के द्वारा दर्शाया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेषों को भी बिखरे हुए दिखाया है। अब ये वाला देखो सेक्शन, यहाँ पे देखो कुछ ये बिल्डिंग के इन्होंने अवशेष दिखाए हैं। बिल्डिंग टूटी हुई है और ये जो टूटे हुए बिखरा हुआ मलबा है, इसमें देखो क्राउन भी पड़ा हुआ है, एक है ना, एक मुकुट भी पड़ा हुआ है राजा का, जिसको क्या दिखाया कि राजशाही को ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब राजशाही हो, और अब किसका राज होना चाहिए यूरोप में? लोकतंत्र का, है ना। तो यहाँ पर ये पुरानी व्यवस्थाओं को उन्होंने ध्वस्त होते हुए दिखाया है और वो ये चाह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों के लोग जो कि अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, वो सब एक मिले और अपने अपनी राष्ट्रीय पोशाकों को अपनाते हुए, अपने जितने भी उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, उनको अपनाते हुए एक ही राष्ट्र का या एक ही दुनिया का निर्माण करें। अब स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस क्रांतिकारी तिरंगे से पहचान सकते हैं प्रतिमा के पास में। आप ये देखेंगे कि ये अभी अभी पहुंचा है ना। इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड ये अभी तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जो बाकी के राज्य थे जैसे कि फ्रांस था, इटली था, ये सारे थे, ये अभी एक राष्ट्र के रूप में सामने नहीं आए थे, ये अभी बिखरे हुए थे छोटी छोटी राजशाहियों में। तो ये लोग भी प्रतिमा के पास अभी अभी पहुँचे हैं और उनके पीछे कौन पहुँचे हुए हैं? जर्मनी के लोग, जिनका झंडा है लाल, काला और सुनहरा। अब दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सारियों ने ये छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। सेम यही इटली के साथ में भी था। तो जर्मनी के लोगों ने जो झंडा लिया हुआ है वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह है। यानी कि बहुत सारी जर्मन भाषी रियासतें थीं, वो सब भी चाहती थी कि प्रजातांत्रिक उनका समाज बने और वो सब भी एक ही राष्ट्र राज्य बनना चाहती थी, उनके भी मन में यही था। तो जर्मन लोगों के बाद में ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी और रूस के लोग हैं। उसके ऊपर जैसा मैंने आपको बताया था, स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस चित्र पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो चित्रकार ये चाहता है कि देखो ये जो चित्र है इसमें लगभग यूरोप और इंग्लैंड के सभी राष्ट्र और ईसा मसीह और जो बाकी संत हैं वो उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं।
है ना। सारी ही चीज़ें उसने दर्शाई हैं कि इस तरीके का एक आदर्श, एक यूटोपियन समाज होना चाहिए, है ना, जो कि स्वतंत्रता की मूर्ति की ओर बढ़े, जो कि लोकतांत्रिक आदर्शों के ऊपर निर्मित है। तो इस अध्याय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ ये है कि काल्पनिक अभिव्यक्ति सौरियों ने की है। ऐसी ही काल्पनिक अभिव्यक्ति और भी चित्रकारों ने या कहानीकारों ने उस समय में की थी। ये ऐसे इसलिए करते थे क्योंकि ये इस समय इन चीज़ों को चाहते थे कि ऐसा उनके समाज में हो। अभी भी हम जो चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा हो, तो उसके लिए हम बहुत सारी अलग अलग तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। कई बार हम न्यूज़ के थ्रू करते हैं, कहानियों के थ्रू करते हैं, या आर्टिकल्स के थ्रू करते हैं। तो उस समय भी सारियों ने इसी तरीके की एक अभिव्यक्ति चित्र के द्वारा की थी। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में काफ़ी सारे परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप सब लोग याद रखेंगे कि यूरोप में बहुत अलग अलग तरीके के राष्ट्रवंश थे, और वो ये चाहते थे कि, और ये ज़रूरी भी था कि वो एक ही राष्ट्र राज्य बन के उभरे। यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और उनकी बनाने के विचार काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भावना और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी कि वो ये तो चाहते ही थे कि हमारा एक राष्ट्र हो, बट वहाँ के नागरिक भी ये चाहते थे कि हमारा भी एक ही जैसा कॉमन इतिहास हो, हमारी जो पहले की हमारी पुरानी चीज़ें हैं जिन पे कि हम गर्व कर सकते हैं, वो सब हमारी एक पहचान बने। तो साझेपन की ये भावना अनंत काल से ही नहीं थी, बल्कि ये संघर्षों और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। तो ये जो हमारा अध्याय है, ये उन सभी विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो हम ये सब अभी आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ों को हम और यहाँ देख लेते हैं। एक फेमस बुद्धिजीवी है अर्नस्ट रेनन, जिन्होंने उस समय ये लिखा था कि राष्ट्र क्या है। ये एक दार्शनिक है, फ्रांसीसी दार्शनिक। उन्होंने भी अपनी तरीके से बताया था कि उनके विचारों में राष्ट्र क्या है। इसको हम देखते हैं एक बार ज़रा। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में सोबन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया था। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेस्टेसे क्यू उन नेशन, राष्ट्र क्या है। ये इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बना है। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा था कि क्या राष्ट्र हमारा खाली एक समान भाषा से, एक तरीके के लोगों से, धर्म से, या एक तरीके की ज़मीन से ही क्या ऐसा बनेगा। इस बारे में उन्होंने विचार किया था। तो उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे कार्य करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, ये सब ज़रूरी शर्तें हैं। एक राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है। उसका अस्तित्व रोज़ होने वाले जनमत संग्रह से है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी है। किसी देश का विलय या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा करने, जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, परंतु ये ज़रूरी है और ये ज़रूरत भी है। उनका स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उनका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी कि अर्नस्ट रेनन ये मानते थे कि सभी की सहमति सभी फैसलों में होनी चाहिए। इसी को हम लोग जनमत संग्रह बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राजा है उसी ने सोच लिया और जो वो चाहता है और सोचता है वही पूरे देश में होना है।
तो उसके लिए जनमत संग्रह होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जनता से भी उनका मत लिया जाए। और अगर उनका देश किसी और देश में कब्ज़ा करता है या उनके देश पर कोई और कब्ज़ा करता है तो इसके लिए भी लोगों से विचार किया जाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली जो राजा है वही सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, और ऐसा नहीं है कि जो भी कानून राजा ने बना दिया वही फाइनल होना चाहिए, बल्कि कानूनों को भी समय समय पर चेंज होना चाहिए। और जैसा कि लोगों को जिसमें उनको सुविधा हो, जिसमें उनका विकास हो सके और उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सके, तो उस तरीके के कानून देश में बनने चाहिए। केवल एक ही कानून सब जगह लागू हों और वो एक ही तरीके के हों, ऐसा होने से लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए दुनिया में अगर हमको स्वतंत्रता चाहिए तो हमको केवल एक कानून और एक मालिक से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए अगर हमको उनकी स्वतंत्रता चाहिए तो हमको चाहिए कि जैसा लोग चाहते हैं उनकी सुविधा के अनुसार उसी तरीके से कानून बनाया जाए, जिससे कि उनका पूरा राष्ट्र विकास कर सके। तो इसमें देखो जनमत संग्रह का भी बताया हुआ है नीचे, इसकी परिभाषा। जनमत संग्रह का अर्थ है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके ज़रिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ये बहुत जगह होता है, ये हमारे देश में भी कई चीज़ों को लेके होता है कि बहुत सारे डिसीज़न ऐसे होते हैं जिसको कोई भी एक इंसान नहीं ले सकता है। हो सकता है वो काफ़ी लोगों को नहीं ठीक लगे, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों से वोटिंग कराई जाती है। जैसे कि आप उसका एक छोटा रूप अपनी क्लास में भी कई बार देख पाते हैं कि कोई डिसीज़न लेना होता है तो आपसे टीचर्स या मॉनिटर्स पूछते हैं कि क्या ये करना सही है, तो आप लोग हैंड रेस करके बताते हैं कि भाई इतने लोगों को ये चीज़ें ठीक लग रही हैं और कुछ को नहीं लग रही हैं। तो जो भी चीज़ें ज़्यादा लोगों को ठीक लगती है तो उस चीज़ को अपना लिया जाता है। उसी तरीके से लोगों के साथ में भी जनमत संग्रह किया जाता है। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।